Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video I will tell you about micro and macroeconomics, about its importance, about its limitations and so on. So without wasting any time, let's go towards our topic. So first of all, इसमें आपको पता होना चाहिए माइक्रो एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स में के बारे में पढ़ने से पहले कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है। अगर जिसने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले शॉर्ट्स वीडियो देखिए कि इकोनॉमिक्स की, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता रखी है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली दो वर्ड से बना है, जो कि दो ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन? ओइकस एंड नोमोस, जिसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घरेलू उत्पादन। ठीक है, ये है। और बाकी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने क्या दी थी? इकोनॉमिक्स की वेल डेफिनेशन दी थी अपनी बुक में, किसमें? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें। और इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में किसने डिवाइड किया? रैगनर फ्रिश ने। कब? 1933 में। विच इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हु? जॉन मेनार्ड केन्स इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो में क्या करते हैं हम? चीज़ों को क्या छोटे पैमाने पे पढ़ते हैं, वही माइक्रो में हम बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं। माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बताएगा कोई मुझे? जैसे कि हम एक फर्म है, उसके बारे में पढ़ना है हमने, तो वो किस में आएगा हमारे पास? माइक्रो में, क्योंकि फर्म क्या है? छोटे लेवल पे पढ़ रही है। अगर हमने पढ़ना है नेशनल इनकम के बारे में, किसी भी देश की, किसी भी इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो वो हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। बेसिकली माइक्रो में हम छोटे पैमाने पे चीज़ों को पढ़ते हैं और मैक्रो में हम बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं। तो चलो अब बताती हूँ मैं इसकी इंपॉर्टेंस होती क्या है, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। तो यही पॉइंट्स होते हैं बेसिकली इनके डिफरेंस के। तो चलो आपको मैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमें हेल्प करता है कि किस देश में क्या है, हमने क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है, क्या एक्सपोर्ट करनी है, क्या उस देश में मतलब कि प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि इन इंडिया स्पाइसेस वगैरह इंडिया की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या करेंगे? पहले उनको उगाएंगे खेतों में। तो ये सब कुछ क्या स्मॉल लेवल पे करा जाएगा ना, तो उनको उगाएंगे, फिर तैयार किया जाएगा, मतलब उनको जो कुछ भी है फिर करके हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये किसका एग्जांपल आ गया? ये आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है कि इंटरनेशनल ट्रेड को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ। इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है डेली लाइफ में। जैसे आपके पास मार्केट की सिचुएशन है, सप्लाई है, डिमांड है, तो ये सब कुछ क्या है, हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे। फिर अगर हम इसको स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे फिर क्या होगा? फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन, फिर सभी का जो स्टडी करके फिर हम एक बड़े पैमाने पे उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि ये हमारी डेली लाइफ में भी हेल्पफुल है। ठीक है, कि क्या चीज़ें मार्केट में किसकी ज़्यादा डिमांड है, क्या हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, किसकी क्या सप्लाई है, ये सब कुछ क्या हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग प्राइजेस, ये क्या करता है, हमें प्राइजेस को समझने की में हेल्प करता है। जैसे आपके पास लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि क्या क्या प्राइजेस है, मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है, प्राइजेस घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड इज व्हाट? व्हेन prices increases and demand decreases, and when prices decreases then demand increases. Basically ये क्या है आपका law of demand, and law of demand states that when prices increases demand decreases, and when prices decreases then demand increasing. Basically इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई इसका उल्टा है कि जब प्राइजेस आपके पास घटेंगे डिमांड भी घट जाएगी, और जब प्राइजेस आपके बढ़ जाएंगे, सप्लाई, ठीक है, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जब प्राइजेस घटेंगे तो सप्लाई भी घट जाएगी, जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इसमें क्या है, बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी ब्रीफली कि लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई क्या है, इसके डायग्राम भी बताऊंगी, इसके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज स्मार्ट रिसोर्स यूज। क्योंकि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज बहुत कम है, ह्यूमन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज का क्या है, स्मार्टली यूज़ करें। तो ये भी इस चीज़ में हेल्पफुल है।
नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में भी बताता है। जैसे कोई भी स्कीम्स है गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो क्या करते हैं, स्मॉल लेवल से लॉन्च करती है। जैसे गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कोई भी हमने स्कीम लॉन्च करनी है तो फिर वो क्या है बेसिकली, क्या है किसानों की कंडीशंस को देख के, कि कंडीशंस नहीं आप कह सकते इसके, कि क्या क्या हमें चाहिए, कि सीड्स चाहिए हमें, और हमें क्या क्या फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए, ये सब कुछ मान लो कुछ भी है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसीज चलानी तो क्या करते हैं, स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हैं, सीधा तो नहीं बड़े लेवल से स्टार्ट करते, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए क्या है पहले स्मॉल लेवल से समझनी पड़ेगी, फिर उसका कंक्लूजन हम सारी इकोनॉमी का स्टडी कर सकते हैं, छोटे छोटे पैमाने पे पढ़ के उसके बारे में स्टडी करके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को क्या है बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, की एक इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, पूरी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, तो इसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, इसके किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में जान सकेंगे, हम कंपैरिजन कर पाएंगे एक देश का दूसरे देश के साथ। किसी भी देश की हमें जीडीपी पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं एक देश का दूसरे देश के साथ, तो इसलिए ये कंपैरिजन में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। यस, हम इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्या है, किस चीज़ में हेल्पफुल है, पॉलिसीज बनाने के लिए इसमें भी, क्योंकि जब हम चीज़ों को छोटे पैमाने पे स्टडी करेंगे तभी हम उसका कंक्लूजन बड़े पैमाने पे भी निकाल पाएंगे ना। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगी, बट बेसिकली इसमें आप समझ लो कि किसी भी देश में मान लो किसी चीज़ डिप्रेशन का पीरियड आता है, बूम, डिप्रेशन एंड रिकवरी एंड सो ऑन, ये 4 फेजेस होते हैं आपके पास बेसिकली बिजनेस साइकिल में, कि किसी देश में किस चीज़ मतलब कि कभी डिप्रेशन में जाती है इकनॉमी, कभी वो ऊपर चल जाती है, कभी नीचे, क्या है ये सब कुछ क्या है आपके पास बिजनेस साइकिल में आता है। बेसिकली उसमें क्या है ट्रेड के बारे में बताया जाता है कि किसी देश में ट्रेड क्या है पहले बढ़ती है, घटती है, घटती है, बढ़ती है, तो ये सारी क्या है बिजनेस साइकिल है, कभी वो बढ़ेगी कभी वो घटेगी, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन, जब हमें किसी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में पता होगा, जीडीपी के बारे में पता होगा, तभी हम एक देश का दूसरे के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। ऐसे नहीं जब तक हमें किसी देश के जीडीपी के बारे में पता नहीं होगा कि किसी देश की कितनी जीडीपी है, क्या उसका कितनी वो चीज़ें इंपोर्ट करता है, कितनी एक्सपोर्ट करता है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम स्टडी करके क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक देश का दूसरे देश के साथ, ठीक है। और ऑफकोर्स हम इसमें फॉरेन पॉलिसीज वगैरह ये सब कुछ आती है इसमें। तो अगर बात की जाए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस के बारे में, तो क्या क्या है मैं बताती हूँ इसके लिमिटेशन। सबसे पहले है कि इग्नोर्स द होल इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, इकोनॉमी को क्या है सारी होल इकोनॉमी को क्या करती है, इग्नोर करती है, बिकॉज ये थिंग्स को कैसे स्टडी करती है, स्मॉल लेवल पे स्टडी करती है। ऑफकोर्स अगर ये छोटे पैमाने पे किसी चीज़ को स्टडी करेगी तो जो लार्ज लेवल पे जो भी चीज़ें हैं वो क्या होगी, इग्नोर होगी। एंड नेक्स्ट वन इज अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। इसकी क्या है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है, जैसे आपके परफेक्ट कंपटीशन की है कि मार्केट में क्या परफेक्ट कंपटीशन होता है, बट नो नॉट इन रियल वर्ल्ड देयर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि मान लो जैसे एक चीज़ है उसके क्या है बहुत ज़्यादा हमें क्या है एक जैसी चीज़ें मिल जाए, जैसे मान लो आपके पास सर्फ है, सर्फ लेना है तो मार्केट में कितने ज़्यादा ब्रांड्स के होंगे, उनकी पैकेजेस में अंतर होगा। जैसे कि आपके पास फैना भी है, आपके पास सर्फ एक्सल भी है, कितने ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स के होंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास इसके अनरियलिस्टिक एजम्पशन। एंड नेक्स्ट वन इज द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ट्रैप। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी मान लो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो उसमें क्या उसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड डिक्रीजेज। तो इसमें क्या है पहले की जो और फैक्टर्स है वो क्या है कांस्टेंट रहेंगे, उनमें चेंज नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मान लो कि जैसे आपके पास अदर फैक्टर्स क्या क्या आ गए, जैसे मान लो आपके पास कोई भी ट्रेंड चल रहा है, कोई भी फैशन है, कोई किसी की भी क्या प्रेफरेंसेस है वो चेंज नहीं होगी, बट एक्चुअली क्या है उनकी प्रेफरेंसेस चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक एनालिसिस। ये क्या करता है हमें सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस के बारे में बताता है, इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट डायनेमिक एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट वन मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले आएगी डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स। ये जो है कंक्लूजन कैसे निकालेगा, जब अगर ये पहले चीज़ों को क्या है छोटी लेवल पे स्टडी करेगा फिर ही ये उनका कंक्लूजन लार्ज लेवल पे ये एक्सप्लेन कर पाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके,
हेट्रोजीनियस यूनिट्स, ये क्या करता है, सिर्फ हेट्रोजीनियस यूनिट्स की स्टडी करता है। हेट्रोजीनियस मीन्स सेम तरह की चीज़ें। जैसे मान लो आपने स्टडी करना है कि मान लो आपने प्लस करना है, मान लो 7 एप्पल प्लस 13 हाउसेज, ये कोई हुआ? ये एक तरह की यूनिट्स नहीं है, ये फ्रूट है और ये क्या है, ये हाउस है, ये फ्रूट में आता है। अगर आप करोगे 7 एप्पल प्लस 7 ऑरेंजेस तो ये रेलेवेंट हुआ कि ये तो आती तो फ्रूट्स की कैटेगरी में है। अगर आप ऐसे करो कि एक आपने हाउस को ले लिया और एक आपने एप्पल को ले लिया तो ये क्या है, ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड एप्लीकेशंस। जैसे क्या है, इसमें क्या है, थ्योरेटिकल जो इसका ज़्यादा यूज़ है और इन प्रैक्टिकल लाइफ इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ more significant to theoretical uses and less than practical life। ठीक है, कि theoretical life में इसका ज़्यादा यूज़ होता है एंड इन practical life इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ये क्या करता है, बेसिकली ये चीज़ों को मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे पड़ेगा तो क्या है, ये इसमें ज़्यादा इंडिविजुअल थिंग्स पे ये ध्यान नहीं देता। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल 10 Minute Economics।